जय हिंद दोस्तों। CDS2 का नोटिफिकेशन आ चुका है 18 मई से ये जो फॉर्म है ये ओपन है 18 मई से 2022 और आप इसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर डेट दिख रही होगी 7 जून, है ना। इसकी लास्ट डेट है 7 जून, ठीक है। और 4 सितंबर यानी कि पेपर कब होना है यही बता देता हूँ। पेपर होना है इसका 4 सितंबर को, ठीक है, 2022। ठीक है दोस्तों, तो आपको सब कुछ जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसे भर सकता है, हम हर चीज़ पर बात करेंगे इस पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। क्योंकि CDS है भैया, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। कहाँ कहाँ भर सकते हैं वो सारे डाउट अभी क्लियर होंगे। हर तरह के आपके साथ सर क्या पढ़ना है, कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, किसमें क्या आएगा किसमें नहीं आएगा, और आएगा तो क्या आएगा, ठीक है, सारे डाउट आपके यहाँ पर दूर करूंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर धीरे से। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्जाम का नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, है ना, ये 2 क्लियर है। और यहाँ पर देखो आप एक लाइन देखी हुई है जो खास तौर पे वुमेन के लिए है, ठीक है। कि ये क्या है दोस्तों, मैं बताऊं आपको। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होती है परमानेंट सर्विस कमीशन और एक होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आप यहाँ पर जो भी सुनते हैं ना, जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवी एकेडमी या फिर इंडियन एयर फोर्स एकेडमी, ठीक है, एयर फोर्स एकेडमी आपकी होगी। ये जो 3 चीजें हैं, इसमें जब आप जैसे आपको जब चॉइस मिलेगी ना फॉर्म भरने की, ऐसे तो 4 गोले आप देखोगे। एक में लिखा होगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, या कहीं ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। आपको पहले चॉइस देनी है, चॉइस कैसे देनी बताऊंगा। एक में लिखा होगा इंडियन नेवल एकेडमी, एक में इंडियन एयर फोर्स एकेडमी हो गई, ठीक है, और एक लिखा होगा OTA, ठीक है, OTA। तो ये जो 3 होते हैं ना ऊपर के, इनको कहते हैं परमानेंट सर्विस कमीशन। मतलब अगर आपने इनको टच किया तो आप परमानेंट सर्विस कमीशन में जाएंगे, और अगर आप OTA करते हैं तब आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाएंगे। परमानेंट सर्विस कमीशन जो होता है ये पूरा आपको 60 साल तक के रिटायरमेंट तक आपको काम करना होगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ 15 साल तक वहां पर काम कर सकते हैं, इससे ऊपर काम नहीं होगा। अच्छा, ये जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, प्रेफरेंस कैसे देनी है। देखिए ध्यान सुनिए, अगर किसी को जाना है मिलिट्री एकेडमी में तो सबसे पहले वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी को क्लिक करेगा, सबसे पहले उसी को क्लिक करेगा, यानी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस बन गई, ठीक। अगर किसी को जाना है, अब ये हो गया ना फर्स्ट, मतलब आपकी जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो ये ध्यान दिया जाएगा कि इस बंदे को मिलिट्री एकेडमी के मेरिट लिस्ट के हिसाब से तय किया जाए। ये बात समझ में आती है आपके? शाबाश। अब इसके बाद के साथ सिर्फ मिलिट्री एकेडमी वाला ही चुन सकता हूँ कि इसके नीचे मान लो इंडियन मिलिट्री एकेडमी किस तरह से मेरिट लिस्ट फुल हो गई, अब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहे, तो अब आपको सेकंड प्रेफरेंस जो आपने दिया होगा, जैसे मान लो इंडियन नेवल एकेडमी सेकंड में आपने इसको चुन दिया, तो फिर आपको नेवी एकेडमी की मेरिट लिस्ट में आपको देखा जाएगा। और मान लो ये भी फुल हो गई और आपका भी नंबर नहीं आया, तो अब आपके मार्क्स को थर्ड, आपकी प्रेफरेंस जो भी होगी, है ना, इंडियन एयर फोर्स एकेडमी, फिर इसके लिए चेक किया जाएगा। और अगर आपने OTA भी चुन के रखा है तो फिर आपका फोर्थ इसमें भी देखा जाएगा। समझ गए दोस्तों? अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस बहुत मायने रखती है। अब आपका फर्स्ट इंडियन मिलिट्री किसी का हो सकता है, किसी का फर्स्ट नेवल हो सकता है, किसी का फर्स्ट एयरफोर्स हो सकता है, और किसी का फर्स्ट OTA हो सकता है। सर ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होता क्या है दोस्तों? इसमें भी आप यहीं जाते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, इंडियन नेवल एकेडमी में और इंडियन एयर फोर्स एकेडमी में। सर फर्क क्या होता है? वही भाई, अगर शॉर्ट सर्विस इसका OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में वही लोग जाएंगे जिनको 15 साल तक नौकरी करनी है, समझ गए, और जिनको पूरे बिल्कुल रहना लंबे समय तक, उनको ये चुनना होगा। अब ध्यान सुनो, मान लो कि आपको परमानेंट सर्विस कमीशन करना ही नहीं, आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन करूं, तो आपकी प्रेफरेंस कैसी होगी? सबसे पहला प्रेफरेंस आपका OTA होगा। समझ गए दोस्तों? सबसे पहला आपका कौन सा होगा? OTA हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब ध्यान सुनो, अगर किसी को OTA में जाना है तो OTA ही प्रेफरेंस होगा। इसके बाद अगर आप सोचो, यानी सपोज करो किसी ने OTA को पहला स्थान दिया, क्या सर अब इसके बाद वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स को दे पाएगा? नहीं, अब आप नहीं दे पाएंगे। अगर फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी ने OTA को पहला चॉइस दे दिया, इसके बाद वो ये सब फिल नहीं कर पाएगा, है ना, उसको सिर्फ OTA में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने सबसे पहले इन 3 में से कोई एक रखा तो वो चारों के चारों रख पाएगा, ठीक है। सर महिलाएं कहाँ जाएंगी? सर हम महिलाएं हैं, हम कहाँ जाएंगे? सर फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ जो जगह खाली है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में, और वो भी सिर्फ OTA में, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब क्या होता है? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। महिलाएं ना ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए भर सकती हैं, ना ही नेवल एकेडमी के लिए भर सकती हैं, और ना ही एयरफोर्स एकेडमी के लिए भर सकती हैं। समझ गया ना? इसका ध्यान रखना, आप सिर्फ इसी को भर सकते हैं। यानी आपका फिर प्रेफरेंस क्या होगा? आपका प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ होगा OTA, ठीक है। आप बाकी कोई भी प्रेफरेंस नहीं दे सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताया। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, है ना, कि प्रेफरेंस बहुत मायने रखता है। तो मैंने जैसा कहा, आप अगर परमानेंट सर्विस कमीशन के इन 3 ऑप्शन में से कोई एक चुनते हो तो आप 4 के 4 ऑप्शन अपने हिसाब से रख सकते हो। किसी को एयरफोर्स में जाना है तो पहले एयरफोर्स को दे, फिर नेवल को दे, या जो भी दे, लेकिन जो पहला होगा आपकी जांच उसी से होने वाली है, ठीक है। अब इसमें एक चीज सुन लो ध्यान से, मान लो किसी ने
धोखा भी हो जाता है कभी कभी फॉर्म भरते वक्त, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। धोखे की बात करता हूँ, सपोज करो आपने इंडियन मिलिट्री एकेडमी चुन दिया, ठीक है, लेकिन आपको, और आप चुन भी गए, आप चुन लिए गए, लेकिन आपने ध्यान दिया कि अरे यार मुझे मिलिट्री एकेडमी में जाना नहीं था, मुझे तो जाना था नेवी में। तो अब दिक्कत तो हो गई, प्रेफरेंस तो आपने सबसे पहले इसी को दिया और मेरिट के हिसाब से आपका नाम आ भी गया। अब आपको आर्मी ऑफर कर रही है कि चलो भैया ज्वाइन करो, कमीशन हो जाओ, इसमें ट्रेनिंग करो इसमें जाकर के, लेकिन अब आपने मना कर दिया। अब आपने क्या बोल के मना किया कि भाई मुझे सेकंड प्रेफरेंस में जगह दे दीजिए, मैं वहां जाना चाहता हूं, तो अब आपको ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? ये आपको पूरी तरीके से रफा दफा कर देंगे, भगा देंगे वहां से, है ना सर। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? हाँ, लेकिन मान लो फिर भी आप यही चाहत रखते हो कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, तो फिर एक तरीका है कि आप अपनी परमानेंट सर्विस कमीशन छोड़ दो, आप शॉर्ट सर्विस कमीशन बोल दो। जब आप परमानेंट सर्विस कमीशन मतलब सीधे बोल दो कि सर मुझे शॉर्ट सर्विस करना है। अगर मैं सिलेक्ट हुआ था मिलिट्री के लिए परमानेंट सर्विस कमीशन में, तो सर मैं मिलिट्री में तो जाना चाहता हूँ, मुझे तो एयरफोर्स में ही जाना है। तो एयरफोर्स में जाने के लिए अब आपके पास एक ही चॉइस बचा है कि आप सीधे अपने बोल दे कि सर मेरी सर्विस को कन्वर्ट कर दीजिए, सर मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन कर लूंगा, ठीक है। और ये ऑप्शन भी है दोस्तों बाकियों के लिए भी, सुन लीजिए। अगर कोई मान लीजिए मेरिट लिस्ट में परमानेंट सर्विस कमीशन में सेलेक्ट होता है, तो वो अपने वो उसके लिए चॉइस है, उससे पूछा जाएगा कि आप परमानेंट सर्विस कमीशन में जाना चाहते हैं, एक बार आपसे पूछेंगे, या आप शॉर्ट सर्विस कमीशन करना चाहते हैं, सिर्फ 15 साल ही सर्विस करना चाहते हैं, इसके बाद अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप सीधे बोल सकते हैं मुझे शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना है। लेकिन क्या इसका उल्टा पॉसिबल है सर? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस भराया ही नहीं जाएगा, मालूम है ना। अगर एक बार ओटीए भरा गया तो उसके बाद आप इनमें से तीनों में से कोई नहीं भर सकते। इसका मतलब ये कि सर उल्टा नहीं हो सकता। हाँ, परमानेंट वाले से, सिलेक्ट होने वाले से ये पूछेंगे कि शॉर्ट सर्विस में जा सकते हो, है ना, वहां उसको ऑप्शन है। लेकिन शॉर्ट सर्विस में जिसने पहले ही इसको प्रेफरेंस दिया है, वो उसके लिए कोई चॉइस नहीं होती कि वो परमानेंट सर्विस कमीशन में जा सकता है। क्लियर हो गई ये बात? पक्का? महिलाओं के लिए सिर्फ जगह कहाँ पे खाली साहब? एसएससी यानी कि ओटी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का मतलब क्या होता है? वही 3 होते हैं, बस इनकी जॉब जो होती है 15 साल की होती है और कोई फर्क नहीं होता है। और महिलाओं के लिए सिर्फ यहीं पर, ठीक है सर। क्या ओटी में मेल के लिए? अरे मेल फीमेल दोनों के लिए। मेल के लिए तो पूरा परमानेंट सर्विस कमीशन है ना। और एसएससी में भी है, मेल का अलग फीमेल अलग, लेकिन फीमेल सिर्फ कहाँ दिख रही है आपको? एसएससी, ठीक है। अब इसके बाद हम एज क्राइटेरिया क्या है वो सारी बात करेंगे। सबके लिए अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। एयरफोर्स में आपको मालूम है कमर्शियल पायलट और एक पायलट जो टेस्ट होता है वो भी होगा आपका, ठीक है। चलिए धीरे धीरे बात करते हैं। अब देखिए अप्लाई करने वाली बात जो है, उसके लिए आपको पता है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो इसमें आपका मोबाइल नंबर जाएगा और आपकी मेल आईडी जाएगी, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से ढंग से भरना, क्योंकि इसी में आपको किसी में भी, दोनों में, हालांकि दोनों में भेजते हैं, इसमें आपको एक ये प्रोविजनल आईडी दे देंगे, प्रोविजनल आईडी और एक पासवर्ड भेजेंगे, ठीक है। इसको लेकर के आपको दोबारा जाना है, लॉगिन करना है, ठीक है। और अब अपना पूरा फॉर्म भरना है, ठीक है। अब इसमें सब कुछ होगा, है ना, सारी चीजें इसमें मांग ली जाएगी। और ध्यान रखिए आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, बहुत ध्यान से, डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th बेस पर रहेगी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। बाकी सब मैंने बता दिया आपको, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चीजें मार्क की हुई है। देखिए पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, आपको पता है कि आपका 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। अब आप कुछ भी भरना चाहिए, मैं क्लियर करूंगा अभी, थोड़ा सा नीचे क्लियर करूंगा, अभी कंफ्यूज मत होना, है ना। आप कहीं पर भी जाना चाहें, 300 नंबर का पेपर है सर, क्या फर्क है कैसे नहीं है अभी देखेंगे, ठीक है। ये याद रखना कि 1/3 मार्क कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है, ठीक है। अच्छा, पूरी ओएमआर शीट जब वहां मिलेगी, जिसे हम आंसर शीट कहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन से ही भरना है, ठीक है। और आपको मालूम है ना ये ऑफलाइन पेपर है, ये एक ऑफलाइन पेपर होता है, मतलब इसमें ऐसे सर्कल आते हैं। तो जब सर्कल को आप डार्क करो ना, तो पूरा ऐसे डार्क करना, पूरा ऐसे, ठीक है ना, इसके बाहर लाइन निकले ना इसके अंदर, ठीक है। ये जैसे ये किया ना मैंने, पूरा ऐसे। क्लियर होगी बात, है ना। तो सब कुछ आपको करना है, देखो ना ही पेंसिल का इस्तेमाल करना, ना ही इंक पेन का इस्तेमाल करना, ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए भैया आगे चले। और दोस्तों यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दिख रहा है, नंबर, ठीक है। कोई भी डाउट हो जाए आपको, कोई भी इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, कैंडिडेट को कुछ भी चाहिए, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, वर्किंग डेज में, यानी संडे को छोड़ दो और किसी दिन अगर सरकारी छुट्टी उसको छोड़ दो, आप इस नंबर पर कॉल करो, ठीक है। आपको ये जवाब देंगे, आपको समझाएंगे। आपको कैंडिडेचर से दिक्कत है अपनी, आपको अपनी एलिजिबिलिटी पूछनी, तो आप वहां भी पूछ सकते हो। और चिंता मत करो, आप कमेंट करके मुझसे भी पूछ सकते हो, है ना। मेरे पास जब जब टाइम होगा तो मैं रिप्लाई करता ही हूँ, सभी का रिप्लाई देता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है पर दिक्कत नहीं है। और दोस्तों बाकी सब चीज़ें बैन वैन कर दिया गया है। और देखो महिलाओं के लिए तो भाई इंकरेज ही किया गया कि वो अप्लाई करें, ये सब चीज़ें लिखी हैं इन्होंने, ठीक है। अब देखिए कितनी कहाँ पोस्ट है। और देखो ये तो मैंने बता दिया था 4 सितंबर को आपका पेपर होना है भैया, ये तो ध्यान रखो, उस हिसाब से अभी तैयारी शुरू कर दो। आज हम मई में बात कर रहे हैं, सितंबर में है भैया पेपर आपके। अब देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कितनी जगह खाली है? 100 जगह खाली है। सर नेवी में कितनी जगह खाली है? 22 जगह खाली। एयरफोर्स में कितनी भैया? 32 है, ठीक है। और सर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में देखा जाए तो पुरुषों के लिए 169 और महिलाओं के लिए 16, ठीक है। तो ये है भैया फीमेल के लिए, ये है भैया मेल के लिए। क्लियर होगी बात दोस्तों, शाबाश। तो सर टोटल पोस्ट इस हिसाब से कितनी आती है? सीडीएस
जो 2 भर रहे हैं हम उसमें पोस्ट हो जाती है 339। ये बात क्लियर हो गई आपके? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी इसमें लिखा है सब कुछ कि देखिए एनसीसी वालों को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, जो एनसीसी कर रहे हैं भैया। ठीक है, तो 13 वैकेंसीज, मतलब ये जो 100 है ना, इसमें से 13 आप हटा दो, ये 13 उनके लिए रिजर्व कर दी गई जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। तो भैया आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आप देख लो ध्यान से। सर नेवी में भी यहाँ देखो लिखा है ना, यहाँ पर ये 3 वैकेंसीज बुक कर दी गई हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट, स्पेशल एंट्री वालों के लिए सी सर्टिफिकेट वाले। तो इसमें 22 में से 3 यहाँ चली गई, है ना। यहाँ पर भी देखो एयरफोर्स में भी 3 वैकेंसी एनसीसी वालों के लिए होगी। तो एनसीसी वालों आपका भी बोलबाला है, अगर आपके पास है तो आपको तो फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और बाकी तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग में ये मद्रास में फीमेल में इसमें कुछ भी नहीं है ना। एनसीसी वालों के लिए ध्यान सुन लो, एनसीसी वाले सर क्या ओटीए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि हमें यहाँ तो रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है एनसीसी को 3 में, और क्या ये 3 महीने अभी थोड़ी देर पहले परमानेंट सर्विस कमीशन बोले थे। लेकिन ऑफिसर्स ट्रेनिंग तो किसमें आता है? शॉर्ट सर्विस कमीशन। सर ये तो 15 साल की जॉब है, और ये तो 60 साल पूरे रिटायरमेंट बुढ़े होने तक कर सकते हैं सर। तो एनसीसी यहां तो दिख रहा है हमें सी सर्टिफिकेट चल गया, लेकिन क्या ये एसएससी में यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन में 15 साल में क्या एनसीसी सर्टिफिकेट वाले नहीं भर सकते? आप भर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ लिखा नहीं है ना, मतलब कोई रिजर्वेशन एनसीसी वालों को नहीं दिया गया है। ये बात क्लियर हो गई आपके? एनसीसी वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप जनरल की तरह फॉर्म भरेंगे, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप खुद फाइट करो। ओटीए में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनसीसी वाले भर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। परमानेंट में रिजर्वेशन है, दिख रहा है ना, ये 3 सीटें और ये 13 सीटें, तो रिजर्वेशन दिया है इसमें, लेकिन नीचे ओटीए में नहीं दिया हुआ है। क्लियर होगी बात? अब फीस की मैं एक बार आपसे बात कर दूं, नीचे बात आएगी, लेकिन बताता हूँ 200 रुपये की फीस है भैया। ठीक है, किसके लिए है? देखो जनरल भरेंगे, अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हो तो भर दोगे, ओबीसी वाले हो, ओबीसी में नॉन क्रीमी आता है, आपको पता होगा है ना, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता। ओबीसी के क्रीमी लेयर जनरल कैटेगरी वाले होते हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर, इन सब के लिए यही फीस है 200 रुपये। सर किस किस को नहीं भरनी है? एससी वाले को नहीं भरनी, एसटी वाले को नहीं भरनी, और जितनी भी फीमेल्स हैं सबके लिए पूरा फॉर्म फ्री है। ये इनको फीस नहीं देनी है, 200 रुपये की फीस इनको देनी है, जो मैंने लिखा। ये बात क्लियर हो गई? शाबाश। ठीक है, तो इतना सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आपके। तो ये जो मैंने बात बोली ना, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको क्या क्या लिखा है। ठीक है, और ठीक भाई, चलो समझ गए। इफ अ मेल कैंडिडेट, अब यहाँ देखो, कंपीटिंग आर्मी ओनली ही शुड इंडिकेट ओटीए। ठीक है भाई, इसका आसान सा मतलब ये होता है कि अगर किसी को शॉर्ट सर्विस में जाना है ना, मतलब वही, अगर किसी को शॉर्ट सर्विस कमीशन करना है किसी भी मेल को, तो उसको तो सिर्फ ओटीए ही चॉइस देना है, फिर उसके बाद कुछ मत चॉइस करना, वन एंड ओनली, बात खत्म हो जाती है, और उसके बाद चॉइस मिलेगी भी नहीं आपको। ठीक है, और वुमेन सिर्फ ओटीए में ही जा सकती हैं, बाकी पुरुष तो हर जगह जा सकते हैं। सर अभी ग्रेजुएशन की बात करूंगा, बीई बीटेक की सब बहुत दिक्कत देता है ना। तो अब ये बाकी चॉइस की बात है जो मैंने आपको समझा दी, पूरी बात समझा दी मैंने, आप चिंता मत करो। ठीक है, चॉइस का मामला ये पूरा लिखा हुआ है इतने बड़ी इसमें, देख रहे हो, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, और ये सेंटर है दोस्तों, सेंटर की चॉइस बहुत अच्छे से करना है ना, दिक्कत में मत पड़ जाना, है ना। ये सारे सेंटर्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलो इसको भी आगे बढ़ जाते हैं। और ये नेशनैलिटी है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये हर जगह सेम रहता है कि इंडिया, नेपाल और कुछ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जैसे केन्या, युगांडा, तांजानिया, ये सब के लोग भर सकते हैं। लेकिन ये तभी भर सकते हैं जब सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी दे दे इनको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक सर्टिफिकेट इन्हें देगी, और ये बाहर के लोग तो सर बाहर के लोग को भर कैसे सकते हैं हम इसमें? इनको एक साइन करना पड़ता है सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी कि अब ये परमानेंट रेजिडेंट रहेंगे इंडिया के, ये कभी इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। भैया हम ट्रेनिंग देते छोड़ के चले, ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करते अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों कि अब मैरिटल स्टेटस, अच्छा मैरिटल स्टेटस में बहुत दिक्कत आती है, मैं यहाँ पर पहले से आपको वो क्लियर कर दूं। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, कई लोग को लगता है सर मैरिड लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अरे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आर्मी ये जो सीडीएस है, सीडीएस का ये कहना है कि अगर कोई 25 साल, अगर कोई बंदा है तो 25 साल से अगर का कम है तब तो भैया वो अनमैरिड होना चाहिए। बहुत ध्यान सुनना जो मैं समझाऊंगा, 25 साल से अगर कम का है तो अनमैरिड यानी शादीशुदा तो बिल्कुल ना हो, तो ही वो भर सकता है। लेकिन अगर उसकी उम्र 25 से ऊपर है ना, तब, और अब वो मैरिड हो सकता है। ये कह रहे हैं कि अगर 25 से कम है तो अनमैरिड चाहिए बंदा हमें, है ना, बिल्कुल शादीशुदा होना चाहिए, तभी वो भर पाएगा। लेकिन अगर 25 उम्र ज्यादा है तो मैरिड भी चल जाएगा। समझ गए इस बात को? शाबाश, है ना। सर तो मैक्सिमम एज कहाँ तक है हम भर सकते हैं? 25 से ऊपर? भैया मैक्सिमम एज सिर्फ 26 है, 26 से ऊपर आप भर नहीं सकते, है ना। जितने भी लोग 27 साल के हैं, 28 साल के हैं, वो इसको बिल्कुल नहीं भर सकते, एज यहाँ पर खत्म हो जाती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब उसी की बात करने वाला हूँ। अब सर हम अपनी एज कैसे पता करें? जैसे मान लो किसी ने, अब ये देखो यहाँ समझ में आएगा, अगर मिलिट्री एकेडमी में जाना है तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इससे मैच करनी है। देखिए, इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे 1 जुलाई 1999 बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो, साफ बोल रहा हूँ आपसे। और किसके बाद नहीं होनी चाहिए? 1 जुलाई 2004। अगर आप 2 जुलाई 2004 के भी हो
तो भी आप अलाउड नहीं हो। ये लोग क्या ना आपकी एज से आपको नहीं देखेंगे, ये लोग इससे देखते हैं। आपको चुपचाप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आनी चाहिए, है ना। या तो आपकी यही डेट ऑफ बर्थ हो तो चल जाएगा, या तो यही हो तो चल जाएगा, इसके बाद है या इसके पहले बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें डाउट मत रखना, सीधे रख के देखो क्या इसके बीच में हो तो ओके है, नहीं है तो बात खत्म। और देखो क्या लिखा है, अनमैरिड मेल, अनमैरिड मेल, समझ गए। और यहाँ तो वुमेन आ ही नहीं सकती, वुमेन सिर्फ किस में जाएगी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में। एयरफोर्स वालों के लिए बहुत ध्यान सुनना। अच्छा यहाँ पर एक और चीज देखो, नेवी में भी 99 और 1 जुलाई 2004 सेम, मिलिट्री एकेडमी और नेवी में सेम एज रखी गई, मतलब ग्रुप सेम रखा गया, ऐसा है। अब एयरफोर्स की ध्यान सुनना। वैसे तो इन्होंने बोला है कि 20 से 24 साल का बंदा हमें चाहिए, ठीक है। अब कहाँ शुरू होती है भैया, तो इनका कहना है कि वो बंदा 2 जुलाई 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए, है ना, इसके पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना, एक कंडीशन है, ये सबके लिए हो गई, किसके लिए कंडीशन है, अगर कोई ऐसा लड़का है या ऐसा बंदा है जिसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि डीजीसीए के द्वारा इशू किया गया है, तो उसके लिए एज की लिमिट इन्होंने 26 साल कर दी है, समझ गए। और बस दोस्तों यही वो लिमिट है, मतलब मैक्सिमम एज सिर्फ यहीं तक गए हो। लेकिन वो भी किसके लिए है, वो भी एयरफोर्स में, वो भी उसके पास जिसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस, सबके लिए नहीं है। एयरफोर्स में बाकी सबको, जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस नहीं है, उनको अपनी एज ग्रुप यहां से देखनी है। 2 जुलाई 1999 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन एयरफोर्स में वो बंदा जिसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, वो अपनी एज 26 साल तक भर सकता है। अगर उसकी 26 है, सर हम 26 साल के तो हमें कैसे पता चलेगा, तो एज ग्रुप तो दो, तो ये लिखी हुई है। इनके लिए जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, उनको यहां से अपनी देखनी है भैया। आप 2 जुलाई 1997 से पैदा पहले ना हुए हो और 1 जुलाई 2003 से बाद के पैदा नहीं होने चाहिए। क्लियर होगी बात, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। सर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, अब ये आदमियों के लिए भैया, यहाँ पर एज ग्रुप ये लिखी हुई है, देख रहे हो आप 2 जुलाई 1998, सीधे दोस्तों यहाँ पे उम्र से बात मत करना, सीधे यहाँ से देख लो कि ओटीए में 2 जुलाई 1998 से पहले के नहीं होने चाहिए और 1 जुलाई 2004 के आप बाद के नहीं होने चाहिए। सीधे ग्रुप अपना रखो यहाँ पर, मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, डेट ऑफ बर्थ इसमें रख करके देख लो। अब सर वुमेन के लिए क्या मामला है, अच्छा अब यहाँ पर मैं डाइवोर्स की बात भी कर देता हूँ आपसे। देखो अगर महिला डाइवोर्स है, भाई महिला सिर्फ ओटीए के लिए भर सकती है, ये तो आपको पता हो चुका है अब तक के लिए, है ना। अगर कोई ऐसी महिला है जिसकी शादी हो चुकी थी लेकिन अब किसी वजह से डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है, डाइवोर्स हो चुका है और अभी तक रीमैरिज नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो साफ साफ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये देखो अनमैरिड वुमेन एक तो भर सकती, उसके लिए तो बिल्कुल छूट है, उसकी शादी हुई नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या, इशूलेस विडोज, ऐसी विडोज जिनकी अभी दोबारा शादी नहीं हुई है, उन्हीं को हम कहते हैं हु हैव नॉट रीमैरिड एंड इशूलेस डाइवोर्सीज, जिनके पास इशू नहीं है, पूरी तरीके से डाइवोर्स हो चुका है, इन पोजीशन ऑफ द डाइवोर्स डॉक्यूमेंट, हु हैव नॉट रीमैरिड, ये देखो साफ साफ बोला गया है, दोबारा जिनकी शादी ना हुई हो, है ना, अब वो चाहे विडो हो गई है चाहे उनका डाइवोर्स हो गया और अभी तक दोबारा शादी नहीं हुई, तो वो सब भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। लेकिन क्या सर ऐसा पुरुषों के मामले में है, पुरुषों को तो साफ मना किया है भैया, मेल अगर डाइवोर्सी भी है या वो विधवा विधुर भी हो चुका है ना, ऐसा कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। मतलब पुरुषों के मामले में ये छूट नहीं दी गई है, लेकिन महिलाओं के मामले में छूट दी गई है, ठीक है। सर ऐसी महिलाओं के लिए उम्र कितनी देखी जाएगी, ठीक है, ऐसी महिलाओं के लिए चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे उनकी शादी होकर के वो विधवा हो गई हो या फिर वो डाइवोर्स हो गई हो, सब के लिए एक ही है ना, क्या है, महिलाओं को अपनी उम्र यहां से देखनी भी, यही देख लो ध्यान से, 2 जुलाई 1998 से आप पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2004 के आप बाद की नहीं होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। तो मैंने एज के मामले में और डाइवोर्स के मामले में, है ना, और ये मैरिज के मामले में लड़कों के मैंने बता दिया कि क्या क्या कैसा है, ठीक है। 25 से कम है तो अनमैरिड मेल ही चाहिए, 25 के बाद है तो मैरिड वाला भी भर सकता है। लेकिन आपको ही पता है कि 25 के बाद सिर्फ 26 साल तक की है, वो भी एयरफोर्स में चलती है, वो भी जब कमर्शियल पायलट लाइसेंस होगा तब, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। बाकी आपको अपना नाम, देखो आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही अपना नाम भरना है, पापा का नाम भरना है, माँ का नाम भरना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, समझ गया ना। आपकी मैक्सिमम यही है भैया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो बहुत अच्छे से देख करके भरो, सही से अपने चॉइस दो, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब बात करते हैं सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आ गया, बी बीटेक वाले बहुत ध्यान सुने। अब ध्यान सुनना, ये है ऑफिसर्स ट्रेनिंग, ऑफिसर्स मिलिट्री, ये आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी दोनों एक साथ लिखें, क्लियर हो गई बात, ठीक है। इंडियन नेवी एकेडमी ये रही और एयरफोर्स एकेडमी ये रही, क्लियर हो गई। चारों क्या आ गई, 1 2 3, ये तो परमानेंट सर्विस कमीशन है, परमानेंट सर्विस कमीशन, परमानेंट सर्विस कमीशन, परमानेंट सर्विस कमीशन, और ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसमें मेल है और इसी में फीमेल है, बाकी जगह सिर्फ मेल, इसमें भी मेल और इसमें भी मेल, सिर्फ फीमेल यहाँ पर है। अब बहुत ध्यान सुन लो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। नेवी में तो वही लोग भर सकते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है,
क्या ये बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर कट। नेवी में ना बीकॉम वाले, ना बीएससी वाले, ना बीए वाले कोई नहीं जा सकते, सब मना। सिर्फ अगर आपने बीई की है और बीटेक किया है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिन्होंने पास कर लिया होगा, पास आउट हो गए, वो भी भर सकते हैं, लेकिन अपनी एज देखनी है भैया। और एक वो हो सकता है जो कि फाइनल ईयर में हो या फाइनल सेमेस्टर में हो, तो ये भी भर सकते हैं। लेकिन फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर वालों को ये है कि अपने हेड मास्टर से एक क्या कहना चाहिए, एक सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा। उसमें लिखा होना चाहिए कि भैया अगर ये बंदा ट्रेनिंग रिटर्न में पास हो जाता है तो ट्रेनिंग से पहले पहले अपनी डिग्री सौंप देगा, आपको निकाल लेके आए। तो हेड मास्टर से भी चाहिए अंडरटेकिंग, समझ गया ना। और उससे पहले ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ भरना है, फॉर्म भरना है। जब आप रिटर्न निकाल लोगे ना तब ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तो सिर्फ रिटर्न निकालो पहले, तो उसकी बात की बात है। तो एक बात क्लियर होगी, बी बीटेक वाले कहाँ जा सकते हैं? नेवी में तो बी बीटेक मांगा ही गया। सर बी बीटेक क्या ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में नहीं जा सकते, आईएमए में नहीं जा सकते, एयरफोर्स में नहीं जा सकते? सब में जा सकते हैं। जिनके पास बी बीटेक है उनके पास तो कोई सीमा ही नहीं है, वो तो हर जगह एलिजिबल है। वो इंडियन मिलिट्री में भी में भी एलिजिबल है, नेवल एकेडमी में भी, एयर फोर्स एकेडमी में भी, और ओटी में भी, सब में एलिजिबल हो गए। सर अब बचा सर हमारा बी, अब हमारा बी बीटेक नहीं है सर, हम हैं बीएससी वाले, हम हैं बीए वाले, और हम हैं सर बीकॉम वाले। सर हमारे लिए बता दो कहाँ जाएं हम, है ना, हम कहाँ जाएं भैया? तो आप ध्यान सुने, आप सिर्फ नेवी में नहीं जा सकते क्योंकि इनमें सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई, ठीक है। आप कहाँ जा सकते हैं? आप एयरफोर्स के लिए भर सकते हैं, लिखा ना डिग्री, बस डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। लेकिन लेकिन अब सर क्या बीए वाले एयरफोर्स में जा सकते हैं? नहीं साहब, इनने ये बात साफ साफ कह दी है कि आपने जो भी ग्रेजुएशन किया होगा, एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, है ना। अब इसमें बीई बीटेक नहीं बोल रहा है, बीई बीटेक वाले तो भर ही सकते हैं, देखो लिखा ही इंजीनियरिंग तो उनके लिए है ही है। अब इंजीनियरिंग के अलावा सिर्फ बीएससी वाले या ऐसा कोई भी ग्रेजुएशन जिसमें आपने फिजिक्स भी पढ़ा हो और आपने साथ में मैथमेटिक्स भी पढ़ा हो, तो आप इसे भर सकते हो। समझ गए कि नहीं समझे? समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। सर अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा, इसको थोड़ा सा रफ कर दूं कि बहुत कचड़ा हो रहा है ना। एक बार फिर से बोलता हूँ, है ना, आपको ध्यान सुनना जो मैं समझाऊंगा अभी। देखिए मैंने क्या बोला, इसमें साफ साफ बोला है कि डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने बीए भी किया है या कुछ भी किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर 12th में आप पीसीएम से थे, यानी कुछ भी करके फिजिक्स आपने पढ़ी हो और आपने मैथ्स पढ़ी, अगर आपकी 12th फिजिक्स मैथ से है, फिजिक्स मैथ से है, तो आप इसको भर सकते हो, है ना। अब आपका ग्रेजुएशन चाहे कोई भी हो, मेरी बात समझ में आ गई? मैं बहुत इजी कर रहा हूँ। अगर आपने 12th में फिजिक्स पढ़ा है और मैथ्स पढ़ा है, 12th में बोल रहा हूँ 12th, तो अब आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, आप इसे भर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई भाई? बी बीटेक वाले तो करते हैं, इसलिए बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लिखा ही हुआ है। मैं समझा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, 12th में फिजिक्स और मैथ्स है, आप आराम से एयरफोर्स के लिए भर सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे ज़्यादातर तो बीएससी वाले ये तो भर ही लेते हैं भाई, क्योंकि बीएससी किया ही है उन्होंने। ले लो। हाँ बीकॉम वाले नहीं भर पाएंगे क्योंकि उन्होंने फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़ी है। समझ गया ना इस बात को? बीए वाले सर नहीं भर पाएंगे क्योंकि उन्होंने भी नहीं किया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ बीएससी वाले भर सकते हैं, मैथ साइंस वाले, पीसीएम वाले, है ना, या कोई भी बीएससी वाले सभी भर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने 10th में तो किया ही होगा। ठीक है, तो आप समझ गया ना? आपको देखना आपने 12th में अगर आपके सब्जेक्ट था फिजिक्स मैथ्स, तो आप इस एयरफोर्स के लिए भर सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गई। बाकी बी बीटेक वाले भर सकते हैं। नेवी वाले में सिर्फ इंजीनियरिंग चाहिए। सर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में क्या लिखा है? डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और लो भाई, अब तो इसमें 12th का भी लोचा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? अब मतलब ये हुआ कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में क्या सर बीएससी वाले जा सकते हैं, भले उन्होंने 12th में कुछ ना लिया हो। भाई 12th में अब यहाँ लिखा है क्या? 12th नहीं लिखा है ना, मतलब अब सिर्फ किससे मतलब है? डिग्री से। सर डिग्री तो बीए भी होती है, बीएससी भी होती है, बीकॉम भी होती है। सर इंडियन मिलिट्री एकेडमी ही ये फ्रीडम देती है जहां पर बीए भी चल जाएगा, बीएससी भी चल जाएगा, बीकॉम भी चल जाएगा, आपके पास जो भी है सब चल जाएगा भैया। और ओटीए में भी देखो जरा ध्यान से, कुछ नहीं सीमा दी गई कि कहाँ क्या कुछ मांगा है, कुछ भी नहीं, सब चल जाएगा। बात समझ में आ गई आपके? मतलब सिर्फ सदाबहार यही है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए, इसमें सब भर सकते हो ना। इनको 12th में आपके कुछ सब्जेक्ट से मतलब है, ना ही आपके इससे मतलब, कुछ नहीं, इसमें सब चलते। तो बी बीटेक बीए बीएससी बीकॉम सब भर सकते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। समझ में आ गई बात? लेकिन नीचे की तरफ आप देखोगे तो नेवी में तो सिर्फ इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, एयरफोर्स में वो लोग भर पाएंगे, है ना। इसमें सिर्फ जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग हो एयरफोर्स में। इसमें ये बोला गया कि आपने 12th में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स लिया है और आपका ग्रेजुएशन अब चाहे जो भी हो, तो आप भर सकते हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना? और बाकी ग्रेजुएट्स जो है फाइनल ईयर वाले भैया, ध्यान सुनने एक बात, आपका कोई प्रेजेंट में बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तभी आप इसे भर पाओगे। अगर एक भी बैकलॉग है अभी तो आप नहीं भर पाओगे।
क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हम बात करेंगे कितने स्टेज में अपना पेपर होना है, सब कुछ। ये तो फीस की बात है जो मैंने आपको बता दी है पहले ही। ठीक है, अब चीज़ चली जाएगी हाउ टू अप्लाई वगैरह है। अच्छा, ये सरकारी नौकरी वालों के लिए, अगर कोई पहले से किसी आर्म फोर्स में है तो उसको एनओसी लाना पड़ेगा अपनी कमांडिंग ऑफिसर से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, और बाकी लोग भी जो कहीं दूसरी कहीं गवर्नमेंट सर्विस में कर रहे हैं तो उनको भी अपने वही एनओसी लगेगी। तो एनओसी लेकर के आना है आपको, ये आपको ध्यान सुनना है। और ये कब लाना है, ध्यान सुनिए, एसएसबी इंटरव्यू में, है ना। ये आपकी तब लगेगी जब आप रिटर्न निकाल लेंगे भैया, ये रिटर्न निकालने की बात की कहानी है। रिटर्न में आपको कुछ एनओसी वगैरह नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है वहां पर रिटर्न के टाइम पे। ठीक है, चलिए नीचे चल जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, मुद्दे पर फोटो वगैरह स्कैन वगैरह सब करा के रख लेना। ये तो खैर ये बहुत सारी बातें वही वही लिखते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह हम कहाँ भेजेंगे, क्या रहेगा, है ना। सर छोड़ो उसको, नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो, है ना। यहाँ पर आपको नीचे चलो नीचे चलो, अब आ गया भैया। भैया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ध्यान सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था एक है आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यहाँ देखो जरा समझ जाओगे आप देख रहे हो 100 ये भी 2 घंटे का पेपर है। इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज आएगा और मैथमेटिक्स यानी एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, इसके कोड दिए हुए हैं यहाँ पर, ये कोड है। इंग्लिश आपका 2 घंटे होगा 100 नंबर का, जनरल नॉलेज आपका 2 घंटे होगा 100 नंबर का, मैथमेटिक्स आपका 2 घंटे का होगा 100 नंबर का। समझ गए सर, एक ही दिन में होगा, ये सब एक डे का है। 15 मिनट का गैप मिलेगा, जैसे 2 घंटे का आपने इंग्लिश दिया ना, 15 मिनट का गैप मिलेगा, बाहर घूम के आओ, चाय पानी पी के आओ, फिर आओ सेकंड पेपर देने 2 घंटे, फिर 15 मिनट का गैप मिलेगा और फिर दो थर्ड, मतलब 6 घंटे, 6 आवर्स पेपर दोगे एक दिन में। क्लियर होगी बात? सर ये 3 पेपर किसको देने? अगर किसी ने चॉइस में रखा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या इंडियन एयर फोर्स एकेडमी, यानी कि आसान भाषा में परमानेंट सर्विस कमीशन, तो उसको ये तीनों पेपर देने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर किसी को ओटीए में जाना है, अब ओटीए में आपको मालूम है ना, फीमेल फीमेल के लिए बहुत अच्छी बात ये होगी कि उनको सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज देना है, उनके लिए मैथ्स वाला सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। ओटीए में जो लोग ओटीए भरेंगे, ओटीए मतलब क्या हो गया भैया, शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो लोग ये प्रेफरेंस करेंगे उनको सिर्फ 2 पेपर देने हैं। तो उनका एक इंग्लिश का पेपर होगा 2 घंटे का 100 नंबर का, और एक जनरल नॉलेज का होगा 2 घंटे का 100 नंबर का। यानी आपको सिर्फ 200 मार्क्स का पेपर देना है, 4 घंटे आपका पेपर होगा। दिख रहा ना, 2-2 घंटे हो गए। क्लियर होगी बात? रिपीट कर रहा हूँ, परमानेंट सर्विस कमीशन यानी इंडियन मिलिट्री, अगर ये आपके प्रेफरेंस में आ गया ना, ऐसे प्रेफरेंस दिया आपने, जो भी पहला दिया होगा भैया उसी से काम चलेगा। ओटीए दे दिया है तो आपको सिर्फ ये पेपर हो पाएगा, और बाकी ओटीए को छोड़ करके इनमें से किसी को भी पहला प्रेफरेंस दिया है तो बस समझ जाओ आपके 3 पेपर होने हैं। क्लियर हो गया बात? तो इनके लिए 300 नंबर, तो 300 नंबर का ही मिलिट्री का पेपर है, 300 नंबर का ही इंडियन नेवी के लिए, 300 नंबर का ही इंडियन एयरफोर्स के लिए। लेकिन ये कंडीशन है परमानेंट सर्विस कमीशन। अगर आपका ओटीए है तो आप सिर्फ देंगे 2 पेपर, एक इंग्लिश एक जनरल नॉलेज, मैथ्स नहीं आएगी। समझ गए? तो 200 नंबर का हो गया आपका ओटीए का पेपर, जो कि है शॉर्ट सर्विस कमीशन। क्या क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर। और 1/3 की निगेटिव मार्किंग ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। तो ये ध्यान रखें। सर सिलेबस क्या है? सिलेबस इंग्लिश में क्या आएगा दोस्तों, मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, इस तरह से डिजाइन किया गया है, हम कैंडिडेट का ये टेस्ट कर रहे हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की कितनी है ना, कि और वर्ड्स की कितनी पहचान है। बहुत नॉर्मल है, आप अगर डेली द हिंदू वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप आराम से इस पेपर को निकाल लेंगे। जनरल नॉलेज में देख लो ध्यान से भाई, इसमें आएगा जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर इंक्लूड है ना। अब ये सबसे, तो अगर आप डेली करंट अफेयर सुन रहे हो या जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, अगर आप द हिंदू की डेली पढ़ रहे हो तो आपका होगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, खासतौर पर मॉडर्न इंडिया पे बहुत ध्यान देना। मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इनके पास, ठीक है। लाला लाजपत राय और ये सब बहुत सारे, भगत सिंह वगैरह पे क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, इनको बहुत ध्यान देना। ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना। एनसीईआरटी पढ़ लो, मैं तो सबसे बेहतरीन बोलता हूँ, एनसीईआरटी कवर कर लो, आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा टाइम है, उठाओ 6th क्लास से एनसीईआरटी और 12th तक की एनसीईआरटी निपटा लो। क्लियर हो गई बात? पढ़ना ही तो है, और जब इतना नहीं पढ़ सकते तो फिर आर्मी नेवी में जाने के लायक भी नहीं हो, है ना। इतना पढ़ना तो नॉर्मल है, अगर ये पढ़ पाते हो तो ये बोलो। और यहाँ ये मत बोलो सर इतना पढ़ा पड़ेगा क्या, ये सब चीज़ें कमेंट मत करना, है ना। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं और देश की सेवा के लिए इतना नहीं पढ़ सकते तो फिर आप किसी जॉब के लायक नहीं है, फिर नेवी तो छोड़ दो आप। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम वगैरह। या अब यहाँ पे मैथ्स जो आएगी, जो मैथ्स आएगी, इसमें देखो दोस्तों 10th से लेकर के 12th तक का लेवल ही टच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर डिविजिबिलिटी, ये तो 10th का लेवल हो गया, एचसीएफ एलसीएम ये सब दुनियादारी, है ना, लॉगरिथमिक लॉज, है ना। और ये देखो सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, नंबर सिस्टम में नहीं आते, बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 10th लेवल का, तो उसको थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। ठीक, और एलजेब्रा पूरा पढ़ लेना भैया, एचसीएफ एलसीएम, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स और दुनियादारी सब कुछ, ट्रिग्नोमेट्री आती है पूरी की पूरी, साइन कॉस सब याद रख लेना, सीधा आता है ना, कि cos 50 cos 90 कितना दुनियादारी, वो सब ज्योमेट्री
पूरे प्रॉपर्टी कॉन्करेंसी, साइड, पैरेलल लाइन, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्करेंसी और सब कुछ पढ़ के चले आना। सर्कल पूरी प्रॉपर्टी से पढ़ के सीधा क्वेश्चन आता है, लोकाई वगैरह सब आता है। मेंसुरेशन में भी सीधे ट्रायंगल, सर्कल, इजी टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं, 10th लेवल पूरा कवर कर लेना आपको। स्टैटिस्टिक्स है भाई, मालूम है ना, वो डाटा दे देते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी बन जाएगा आपसे, ग्राफ के रूप में रहता है। अब दोस्तों आता है सर रिटन टेस्ट हो गया, मान लो पास कर लिया हमने, ठीक है। अगर हमने पास कर लिया, अगर परमानेंट सर्विस कमीशन के लिए है तो 300 नंबर का पेपर है, और अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है तो आपका 200 नंबर का पेपर है, यानी कि ओटीए के लिए। और ये आपका क्या है, ये परमानेंट यानी कि आईएमए, आईएनए, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है सर। हमने मान लो क्रैक कर लिया। अब भैया होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू को दो भागों में बांट दिया, एक को नाम दिया स्टेज 1 और एक को नाम दिया स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 क्या है दोस्तों, स्टेज 1 मतलब होता है, ये होता है फर्स्ट डे। इंटरव्यू का मतलब यहाँ पर एसएसबी राउंड से है। एसएसबी 5 डेज की होती है, सबको पता है। उसमें से एक दिन ये रहा जिसको स्टेज 1 कहा, है ना, उसमें से 5 में से एक दिन तो ये चला गया, ये एक दिन चला गया। अब जो बाकी 4 दिन होते हैं वो होते हैं ये वाले, ये 4 डे, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 5। तो 5 दिन का एसएसबी राउंड आपका 2 स्टेज में बटा हुआ है। पहले दिन क्या होता है, पहले दिन होता है दोस्तों पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट, है ना, पीपी और डीटी, ठीक है। पीपी और डीटी मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो में बताया, इसके लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाकर के देख लेना उसको। अगर ये पहले दिन होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, पिक्चर दिखाई जाती है, पिक्चर दिखा के आपको एक स्टोरी लिखनी पड़ती है। आपने जो भी स्टोरी लिखी है आपको उसको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि 15 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए। इसके बाद आपके पेपर ले ली जाएंगे, इसके बाद ग्रुप बांट दिए जाएंगे, सबको अंदर बुलाया जाएगा। जिन्होंने भी स्टोरी लिखी है वो सारे पन्ने उनके हाथ में होंगे, ठीक है। बारी बारी से आप अपनी स्टोरी सुनाएंगे ग्रुप में, किसी से जोड़ झड़प मत करना और कभी भी पहले बोलने के चक्कर में मत रहना। अगर आपको टॉपिक का ज्ञान नहीं हो तो पहले सबको सुन लेना फिर बोलना, और अपनी कहानी से पलटना मत, जो पेपर में लिखा है वही देखना, क्योंकि सामने जो बैठा बंदा होगा जैसे ही आप बोलोगे तो आपका पेपर उसके हाथ में होगा और वो पढ़ेगा कि ये क्या बोल रहा है। उसको बहुत अच्छे से करना तो बहुत ईजी होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो पिक्चर परसेप्शन कि कितना अच्छे से परसेप्ट किया एक पिक्चर को, और पॉजिटिव स्टोरी ही बनाना, नेगेटिव वगैरह कुछ मत बनाना, नेगेटिव नहीं मानते ये लोग, ठीक है। समझ गए दोस्तों, है ना। तो ये तो जिस दिन जैसे आप ये क्वालिफाई कर लोगे तो आपको उसी समय रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे वो बाकी के 4 दिन रुकने वाले हैं, और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको उसी दिन वहीं से घर से, मतलब वहीं के वहीं घर भेज दिया जाएगा। अब बाकी के 4 दिन, अब जो पहले दिन निकाल लेगा वो पूरे 4 दिन रुकेगा, वो पूरे 4 दिन रुकेगा दोस्तों, ठीक है। अब आपका देखो क्या क्या होगा। सेकंड स्टेज किससे कंप्राइज है ना भाई, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होंगे, कॉन्फ्रेंस और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होंगे, कॉन्फ्रेंस दोगे आप, ये पूरे 4 दिन तक चलेंगे। समझ गए मेरी बात, बहुत अच्छे से, शाबाश, ठीक है। और बाकी ये सब वहाँ पे फिर ऑफिसर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सब आपको चेक करेंगे तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से पेपर होना था, पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा डिटेल में जो मैंने आपको बताया है ना, कि स्टेज 2 क्या था। और जब ये सब आप निकाल लोगे तो भैया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होना बाकी रहेगा, ठीक है। सर फिजिकल स्टैंडर्ड भी तो देखते हैं, हाइट हेल्थ कितनी है, अभी बता रहा हूँ हाइट हेल्थ कितनी होनी चाहिए, चलो वो भी देख लो जरा ध्यान से, ठीक है। नीचे चलते हैं हम अपन, है ना, ये सब अपने काम का नहीं है, इसको हटा दो। और ये विड्रॉन वगैरह है एप्लीकेशन, जिसको विड्रॉ करना है, खैर आज के ज़माने में कोई विड्रॉ नहीं करता है, पर कुछ लोग करते हैं तो करने दो, ठीक है। और ये आंसर शीट के बारे में कुछ बताया तो मैं अभी नीचे बता दूंगा कैसे क्या बुकलेट में क्या। भाई सुन लो, ब्लैक पेन ये देखो ऐसा आएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके जब आंसर बुकलेट आएगी ना तो ऐसा सेंटर, सब्जेक्ट कोड, ये सब लिखना है ना। तो सेंटर नीचे लिख दिया, ये सब्जेक्ट लिख दिया, ये सब्जेक्ट कोड यहाँ भरोगे आप, जो भी सब्जेक्ट कोड होगा, सब्जेक्ट कोड जो भी होगा वो यहाँ लिख दोगे, रोल नंबर यहाँ भर देना ठीक से, और सब कुछ ब्लैक पेन से भरना, ठीक है। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, जैसे मान लो सेंटर, देखो नीचे नहीं लिखना है, नीचे नहीं लिखना है, नीचे नहीं लिखना है, यहाँ बगल में लिखना है, देखो लिखा है ना, सेंटर कैसा, दिल्ली। सब्जेक्ट क्या आएगा, इंग्लिश। जब जीके होगा तो जनरल नॉलेज यहाँ लिख देना, मैथ्स होगा तो मैथ्स लिख दिया, सब्जेक्ट कोड ये रहा, रोल नंबर देखो ऐसे भर दिया, ठीक है। याद रखना सबके साइड में करना है यहाँ पर। चलो नीचे चले जाओ, और देखो गोला करने का तरीका। अब बुकलेट सीरीज कौन सी मिली भाई, ए बी सी डी जो भी मिली होगी, बी मिला तो बी पे गोला कर देना, सी मिला ये। सब्जेक्ट कोड क्या था, 01 था, तो देखो जरा इसमें यहाँ पर 0 ये काला किया गया और इस लाइन में यहाँ पर काला करा, ठीक है। तो पूरा तरीका बताया गया। जब रोल नंबर आप ऐसे पूरा भर दें तो इसके नीचे ये नंबर लिखे ना, उन पे गोला भी करना है, तो ढंग से गोला कर देना, देखो जरा लिखा हुआ है, बहुत इत्मीनान से करना, अच्छा टाइम मिलता है इसको करने के लिए, ठीक है। अब बात करें दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो वो सुन लो जरा, आपको है ना बीमार वगैरह सब नहीं होना चाहिए। खेल मेडिकल के लिए तो पूरा एक वीडियो बनना एक अलग होता है। हाइट और वेट का रेशियो समझ लो यहाँ पर, देखो मिनिमम वेट फॉर ऑल एजेस, मिनिमम कितना चाहिए भैया, देख रहा इतना किलोग्राम। खैर इस पर आपको ध्यान नहीं देना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो इनका ये कहना है, अगर आपकी एज है इतनी 17 से 22 के रूप में, तो आपका वेट कितना हो सकता है 43.1। कब, अगर आपकी हाइट है 140 सेंटीमीटर तो इतना वेट चाहिए, अगर आपकी हाइट है 141 सेंटीमीटर तो इतना वेट चाहिए, अगर आपकी हाइट है 142 सेंटीमीटर तो इतना वेट चाहिए। लेकिन ये वेट किसके लिए है, जिसकी एज 17 से 20 है। अब किसी की 20 से ऊपर निकल गई है
तो उसके लिए वेट 45.1, 45.7, 46.4, लेकिन अगेन हाइट के हिसाब से 140 वाला अगर 20 से ऊपर हो उम्र में तो इतना हाइट चाहिए। अगर 141 उसकी हाइट है ना, तो इतना वेट चाहिए अगर इस ग्रुप में आता है। तो आप समझिए कैसे चेक करते हैं इसको, इस हिसाब से इसको चेक करना है, ठीक है। इसमें अपन बहुत देर तक, ये पूरा चार्ट है दोस्तों, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आराम से इसमें देख लेना, अपने इसको चेक कर लेना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये पूरा रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर पूरा। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये बात करी गई है आंखों के बारे में कि क्या कैसा होना चाहिए, है ना। देखो ध्यान से, हाइपोथर्मिया और दुनियादारी। चलिए भैया फिजिकल स्टैंडर्ड, अब ये मेल फीमेल ऑन एंट्री, एंट्री के टाइम पे कैसे क्या। नेवी का मामला सुन लीजिए यहाँ पर, नेवी के लिए क्या है, इन्होंने हाइट यहाँ पर मीटर में दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सेंटीमीटर पर करोगे तो जीरो इधर निकल जाएंगे, 147 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हाइट 147 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर किसी की है और वो 17 साल तक का बंदा है तो मिनिमम 37 किलोग्राम चल जाएगा उसका, और मैक्सिमम 45 चल जाएगा। और अगर वो 17 साल से ऊपर का है, 18 साल तक, तो मिनिमम 40 चलेगा और 45 चलेगा, ठीक है। लेकिन इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट अगर 147 है तब, लेकिन अगर 17 से 18 साल वाले की जो हाइट है वो 1.48 है, तब उसका वेट इतने के बीच में होना चाहिए, समझिए। अब 40 से 45 में भी 43 आता है, 41 से 46 के बीच में भी 43 आता है, तो 43 वाले तो दोनों में चल जाते हैं। 43 वाले यहाँ भी चल जाएंगे, यहाँ भी चल जाएंगे, यहाँ भी चल जाएंगे, यहाँ भी चल जाएंगे, दिख रहा है, सब जगह चलते रहे, लेकिन 43 वाले इसके नीचे नहीं चल पाएंगे। तो अपनी हाइट को अच्छे से समझ लो कि किस रेंज में आप आ सकते हो। क्लियर होगी बात दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया, है ना। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमको, हम समझ चुके हैं। और बाकी देखो आपको प्रमोशन तो वैसे ही होगा भैया, ठीक है। आप कमीशन होंगे, आपको सब मिलेगा भाई, है ना। लेफ्टिनेंट के रूप में, फिर मेजर कैप्टन दे जाओगे, 2-2 साल में आपकी पोस्ट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और बीच में ट्रेनिंग मत छोड़ना, वरना पूरा पैसा इनका देना पड़ेगा आपको, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं यहाँ पर। बाकी ये सब चीज़ें वही लिखी हैं कि क्या क्या मेडिकल है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। और फॉर मेल के लिए हाइट और वो फिर से दे दिया इन्होंने, ठीक। चलिए बॉडी वेट पैरामीटर कि मतलब अगर लोकल में देखना है तो ऐसे कि 15-17 साल के हो तो अगर, और हाइट इतनी है, हाइट इतनी है तो इतना वजन चल जाएगा। इतने साल के हो, हाइट इतनी है तो ये चल जाएगा। इतने साल के हो, हाइट इतनी तो ये इतना चल जाएगा, इतना चल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, चलो समझ गया बेटा आप। चलो भाई, है ना, वो एक ही चीज़ है, उसके लिए परेशान मत हो। फिर ब्लड प्रेशर वगैरह तो खैर नॉर्मल होना चाहिए, आप लड़के हो, बच्चे हो अभी, जब आप इसे भरोगे तो। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। मैं एक बार और नीचे जा रहा हूँ मैं, ताकि पूरा पीडीएफ आपको दिखा दूँ भाई, कुछ काम ये सब दोस्तों जो लिखा है ना मेडिकल है, पूरा पूरा मेडिकल लिखा हुआ है। स्पाइनल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, सब एक एक चीज़ बताई, इन्फेक्टिव, ऑटोनोमिक, डेजेनरेटिव, और बाप रे, एल्बो शोल्डर कैसे। भाई देखो ध्यान सुन लो, आपके जो पैर है ना तलवे, वो सपाट नहीं होने चाहिए, पहले बता रहा हूँ। घुटने आपके टकराने नीचे की, मालूम चल रहा है ये घुटना अलग ही टकरा, तो क्यों नहीं टकराना चाहिए। दौड़ते दौड़ते अपने घुटने घायल कर लो तो मतलब क्या है। आपकी कोहनी आपकी कमर से नहीं टकरानी चाहिए दौड़ते समय, तो ये सब तो खैर देखा जाएगा। एंकल जॉइंट से तो लिखा भी है ना। फ्लैट फुट नहीं चलता, ये सब नहीं चलता, आर्मी में सब कभी नहीं चलता है। चलिए ठीक है ना। और ये फेरिंग्स लैरिंग्स, ये कान के लिए होते हैं सब, है ना। और जाने दो, पूरा पीडीएफ हम खत्म कर देंगे धीरे से, है ना। अकोमोडेशन वगैरह है, ये सब है। चलो सर्टिफिकेट ऑफ, अब ये फिर सर्टिफिकेट आ गया नाइट ब्लाइंडनेस के लिए है, तो इसके लिए है, ठीक है। हम ये नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूँ। और डेंटल भी, दांत भी अच्छे नीचे पूरे काउंट करेंगे, ये 32 के 32। अरे ये क्या नहीं चेक कर लेते, सब चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका लिखा हुआ है भैया कि आप पहले लेफ्टिनेंट हैं, फिर कैप्टन है, फिर मेजर है ना। इतनी इतनी तनख्वाह आपको मिलेगी भैया, देख रहे हो, मतलब 60,000 से तो स्टार्टिंग है भैया। और आप जा सकते हो अगर अच्छा गए तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये होते हैं जनरल साहब, है ना। और ये बहुत सारे डियरनेस अलाउंसेज हैं, कहाँ पर नौकरी करी तो कितना मिला, तो वो सब आपको अभी काम का नहीं है, तो जब मिलेगा तो मिल ही जाता है। सिलेक्ट हुए तो बात ही खत्म हो जाती है ना। देखिए दोस्तों, आर्मी की जॉब है, पूरे मन से जाइए, ठीक है। और ये आपका बताया गया प्रमोशन कैसे होगा, तो लेफ्टिनेंट से आप कैप्टन बन जाएंगे 2 साल में। फिर जब आप 6 साल की नौकरी हो जाएगी तो मेजर बन जाएंगे, 13 साल की हो लेफ्टिनेंट कर्नल, और 26 साल की हो तो कर्नल। और फिर धीरे से यहाँ पर आपको आगे बढ़ते चले जाओगे, जनरल तक चले जाओगे, ठीक। चलिए भैया, एनसीसी वालों को मैंने बता दिया है, एनसीसी वालों के लिए पूरी चीज़ें मैंने बता दी। ओटीए वाला भर सकते हो, लेकिन वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप कि कैन यू रिमेन अंडर प्रोबेशन टिल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग। भाई देखो, प्रोबेशन में कितने साल की ट्रेनिंग, मतलब कितने, 44 वीक की हो गई आपके इंडियन नेवी एकेडमी की, 6 महीने की हो गई आपके ऑफिसर्स सी ट्रेनिंग, मतलब वहीं पर। और फ्लोटिंग ट्रेनिंग इतनी हो जाएगी, लेफ्टिनेंट टेक्निकल इशू कोर्स में इतनी ट्रेनिंग हो जाएगी, नेवल में 6 से 9 महीने, मतलब एक भाई अलग प्रोबेशन में देखा जाएगा, आपको रखा जाएगा वहाँ पर, ठीक है।
और ये देख रहे हो ट्रेनिंग आपकी एयरफोर्स में 74 वीक, बाबा रे 74 हफ्ते पर भैया ट्रेनिंग करोगे। फ्री अलाउंसेस हैं अलग अलग जगह के, अदर प्रिविलेज बहुत सारे हैं, और OTA है, OTA की ट्रेनिंग यहाँ पर दिख रही है, इतना इतना देगी आपको, ये सब लिखा हुआ है ट्रेनिंग के दौरान कितना क्या मिलता है ना। तो अब देखो सिलेक्टेड, अभी OTA में जो ट्रेनिंग है वुमेन कैडेट इन सब के लिए 49 वीक्स की है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, है ना। और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि भाई छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ा तो क्या क्या, सब कुछ यहाँ पे बता के रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है दोस्तों, है ना। और यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो जाती है, पूरा PDF फिनिश। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत हो देखो दोस्तों, अब इतना आपने सुन लिया तो एक काम और करते जाओ, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी के ऊपर वीडियो मैं लाता रहूँगा। अभी एनडीए का भी है तो वो भी बनाना है, ठीक है। तो अपने छोटे भाइयों को भी बता देना, एनडीए के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। और FCAT भी आ चुका है एयरफोर्स में डायरेक्ट एंट्री के लिए, जिसमें मेल और फीमेल सब ऑफिसर बन करके जा सकते हैं, वो भी बताने वाला हूँ। तो एनडीए का भी वीडियो अभी लाऊंगा और FCAT का भी लाऊंगा, सबके फॉर्म खुल रहे हैं भैया, तो तैयारी शुरू कर दो बंदो। जय हिंद। ठीक है, और जैन लेकर के नाम सब्सक्राइब करो, डिस्कशन विद मनोज को शेयर करो इसको, ताकि लोग सब समझ पाएं, सुन पाएं। और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा वो बेल आइकन से ही आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलो बाय बाय टाटा।